कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तनु के चले जाने के बाद आर्यन अनिका के पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। वो अनिका के सर को अपनी गोद में रख लेता है। अनिका को अच्छे से सहारा देते हुए वो सोफे पर बैठकर अनिका को देखने लगता है। पास में खड़ा दक्ष ये नज़ारा देख बर्दाश्त नहीं कर पाता है और कहता है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों का क्वालिटी टाइम को मैं डिस्टर्ब करूँ। इतना कहकर वो चला जाता है और मन में कहता है, यह नज़ारा देख कर मैं पूरी तरह से इरिटेट हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता ये दोनों हमेशा मेरे सामने ही अपने प्यार का शो ऑफ क्यों करते हैं। मुझ मासूम के बारे में तो सोचते ही नहीं है। अनिका भले बेहोश हो रखी है लेकिन तब भी उन्हें देखकर मुझे अपने सिंगल होने पर पछतावा होता है। वो यही सब सोचता सोचता आर्यन के घर से चला जाता है। दक्ष के चले जाने के बाद आर्यन अनिका की तरफ देखने लगता है और जो बात अनिका की आंखों पर और जो बाल अनिका की आंखों पर आ रहे थे उनको अपने हाथों से कान के पीछे करके उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। आर्यन अनिका को देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखो शायद तुम्हारी सच थी। तुम मुझे 5 साल पहले मिली और फिर तुम मुझे अब मिली। मेरी नज़रों के सामने तुम उस वक्त आती हो जब मैं दुखी होता हूँ और मुझे एक उम्मीद देखकर वापस से गायब हो जाती हो। लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। बचपन में मेरी बहन के खो जाने की बात मुझे तुम्हारी बातों ने संभाला था और तुम्हारे जाने के बाद मेरे चेहरे पर कभी भी स्माइल नहीं आई। लेकिन 5 साल पहले जब तुमने मुझसे ये कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, उस शब्द को सुनकर मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई थी। मैं दुनिया के लिए कितना भी पत्थर दिल इंसान हूँ लेकिन तुम्हारे सामने आ जाने मैं अपने आप अपने बचपन में चला जाता हूँ। ये तुम्हारी बातों का असर ही तो है जो मैं परेशानी में भी तुम्हारी मुस्कान को सोचकर उस परेशानी से बाहर निकल जाता हूँ। आर्यन अपने ही ख्यालों में अपनी सारी बातें अनिका के सामने बोलते जाता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि अनिका अपनी आंखें खोलकर कब से उसे देख रही थी। आर्यन को इस कदर बोलता देख चुपचाप से उसे सुन रही थी। वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। उसे आर्यन के मुंह से ये सब सुनकर मज़ा आ रहा था। वो बस इस पल को आर्यन को सुनती ही रह जाती है। तभी आर्यन कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर अनिका धीरे से कहती है, तुम गलत बोल रहे हो। उस समय मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारी बहन जल्दी मिल जाएगी और उस समय तुम कुछ ज़्यादा ही उदास थे। तब मैंने तुम्हें पहली बार अपनी फेवरेट चॉकलेट दी थी। तब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी चॉकलेट गर्ल बन गई थी और जब भी तुम उदास होते थे मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती थी। जब भी मैं उदास होती थी तब तुम मेरे लिए मेरी चॉकलेट बॉय बनकर मेरे लिए चॉकलेट लाते थे। लेकिन तुम एक दिन अचानक से उस अनाथ आश्रम से चले गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और जब मैंने लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा था कि तुम बहुत दूर जा चुके हो। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। इतना कहकर वो रोने की शक्ल बना लेती है। अनिका ने इस समय इतनी मासूम सी शक्ल बना रखी थी और ऊपर से वो किसी बच्चे की तरह आर्यन की गोद में लेटी हुई थी। बड़ी मासूमियत के साथ आर्यन की बातें सुन रही थी। एक पल को तो अनिका को देखकर लग रहा था कि वो कोई छोटी 3 साल की बच्ची है जो अपने फेवरेट टेडी बियर के पास लेटकर उसे अपनी कहानी सुना रही है। आर्यन के घर छोड़ देने के बाद तनु अपनी गाड़ी में बाहर पाकर बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करके अपने फ़ोन से मयंक को फ़ोन करती है। मयंक फ़ोन नहीं उठाता है तो वो चुपचाप से गाड़ी ड्राइव करने लगती है। इतने समय बाद अनिका को वापस से पैनिक अटैक आया था और उसमें भी उसने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ली है। मुझे डर लगता है कि अगर अनिका को कुछ हो गया तो ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे कैसे भी करके अनिका की कंडीशन को ठीक करना होगा क्योंकि मेरे लिए अनिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं सब ख्यालों में तनु गाड़ी ड्राइव करने लगती है। दूसरी तरफ घर के अंदर आर्यन मल्होत्रा अनिका की ये बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आकर अनिका की तरफ देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो कुछ याद नहीं था? आर्यन ने शक करते हुए पूछा। पता नहीं, जब तुमने मुझसे वो सारे शब्द कहे तो अचानक से मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन की यादें आ गई
और मैंने तुम्हें ठीक करते हुए तुम्हारी गलती बताई, अनिका ने मासूमियत के साथ कहा। आर्यन अनिका की ये बात सुनकर कुछ सोचकर बोला, तुम्हें क्या याद आया है अनिका? उम्मीद भरी नज़रों से आर्यन ने अनिका से पूछा। अनिका मुस्कुराकर बोली, मैं क्यों बताऊं? इतना कहकर वो उस जगह से खड़ी होकर वहां से जाने लगती है। चॉकलेट बॉय गुड नाइट, अनिका चिल्लाकर कहती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अनिका का ये स्ट्रेंज बर्ताव देखकर आर्यन बर्दाश्त नहीं होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका को कितना याद आया है और अनिका उसे चॉकलेट बॉय क्यों कह रही है। अगर उसे सब याद आ गया तो वो कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है। इन्हीं सब ख्यालों में वो अपनी जगह से खड़े हो जाता है और अनिका के पीछे जाने लगता है। अनिका कमरे में आकर अपने बिस्तर पर जाकर बैठकर आर्यन द्वारा कहे गए शब्दों को याद करती है। मेरे बचपन का सब याद आ गया, लेकिन 5 साल पहले क्या हुआ था वो तो मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसा क्यों? मुझे एक बार तनु दी को ये बात बतानी चाहिए, अनिका ने मासूमियत के साथ अपने आप से कहा। अनिका अपने ही ख्यालों में होती है कि वो ध्यान नहीं देती कि आर्यन उसे कब से देख रहा है। आर्यन अनिका के पीछे पीछे कमरे में आकर देखता है कि अनिका बिस्तर पर जाकर बैठकर कुछ सोच रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका क्या सोच रही है और वो चुपचाप से खड़े होकर अनिका को देखने लगता है। उसे इतनी तो तसल्ली थी कि अनिका अब ठीक है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका क्या सोच रही है। अनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर, हाँ मुझे इन सब पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि मेरे जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं और मुझे उसकी पढ़ाई भी तो करनी है। और रही बात मुझे जितना याद आया है वो मेरे लिए काफ़ी है। अगर किस्मत ने चाहा तो मुझे बाकी भी याद आ जाएगा, अपने आप से बात करते हुए अनिका ने कहा। आर्यन अनिका को अपने आप से बातें करता देख मुस्कुराकर बोला, तुमने सही कहा, तुम्हारे एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहर जाकर छोले भटूरे जैसी चीज़ें खानी चाहिए, आर्यन ने धीरे से कहा। अनिका अचानक से एक आदमी की आवाज़ सुनकर आवाज़ की दिशा में देखकर बोली, तुमसे किसने कहा कि मैंने छोले भटूरे खा रही थी? और मैं छोले भटूरे खाऊं, जलेबी खाऊं या कुछ भी खाऊं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रहना चाहिए मिस्टर मल्होत्रा, अनिका ने एक मुस्कुराहट के साथ आर्यन को जवाब दिया। अनिका की ये बात सुनकर वो अनिका के पास खाली जगह पर जाकर बैठकर उसके गालों को छूकर बोला, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया था। मैंने तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मुझे डर था कि मैं कहीं दोबारा तुम्हें खो ना दूँ, आर्यन ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। अनिका आर्यन की बात सुनकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, इतना कहकर अपने कान पकड़कर सॉरी कहती है। वो क्या है ना कि मैंने जब छोले भटूरे को देखा तो मुझे भूख लग गई क्योंकि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट के सिवा कुछ भी नहीं खाया था। मोनिका की गैर मौजूदगी में मुझे कैंटीन में जाने पर अच्छा नहीं लगा। मेरा अकेले खाना खाने का मन नहीं किया, इसलिए मैं जब बाहर आई तो मैंने छोले भटूरे की खुशबू को महसूस किया और मैं अपने आप को संभालते हुए छोले भटूरे का ऑर्डर दे दिया। उसे खा लेने के बाद मैं बेहोश हो गई और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं, इतना कहकर मासूम सी शक्ल बनाकर आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन अनिका की ये बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, अच्छा तुम अभी भी नहीं सुधरी? अभी भी तुम खाने के पीछे ठीक उसी तरह पागल हो जैसे बचपन में थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं खाना खाना छोड़ दूं? मासूम सी शक्ल बनाकर थोड़ा गुस्सा करते हुए अनिका ने कहा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम खाना खाना छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगती है तो तुम मुझे फ़ोन करके बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाया करूँगा और अगली बार से तुम ऐसा कहीं भी खाने के लिए रुक मत जाना। तुम्हें पता है हम सब यहाँ पर कितना परेशान हो गए थे। इतना कहकर वो अनिका को गले लगा लेता है। अनिका जो आर्यन की बात सुनकर थोड़ा उससे बुरा महसूस कर रही थी, उसने देखा कि आर्यन की आंखों में उसके लिए चिंता है तो वो कुछ नहीं कहती है। आर्यन को इस तरह इमोशनल होता देख मुस्कुराकर बोली, मैंने तो सुना था कि द ग्रेट आर्यन मल्होत्रा वो कभी भी किसी के सामने इतना कमज़ोर नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने देखो किस तरह बच्चों की तरह इमोशनल हो रहा है। अनिका ने आर्यन मल्होत्रा को संभालते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। आर्यन अनिका की ये बात सुनकर बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होता, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। इतना कहकर वो उससे अलग हो जाता है। अच्छा ठीक है, देखो रात बहुत हो गई है और मुझे कल कॉलेज जाना है तो मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो बिस्तर पर सो जाती है।
अनिका को सोता देख आर्यन अपनी जगह पर खड़े होकर गुड नाइट बोलकर मैं अभी थोड़ी देर में आकर सोता हूँ इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अनिका बिस्तर पर लेटी दरवाजे से आर्यन मल्होत्रा को जाते हुए देखकर मुस्कुराकर बोली, तुमने अपने वादे को पूरा किया। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। कमरे से बाहर आकर आर्यन अपने लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ पर जाकर कंप्यूटर के सामने बैठकर उसमें कुछ करने लग जाता है। इधर मोनिका सड़कों पर अपनी गाड़ी चला रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर तनु का फ़ोन आता है। वो बताती है कि अनिका मिल गई है और अब ठीक है। ये सुनकर मोनिका को एक राहत मिलती है और थोड़ी देर बात कर लेने के बाद वो फ़ोन रख देती है। फ़ोन रख देने के बाद मोनिका कार ड्राइव कर रही थी कि तभी उसका ध्यान पास में मौजूद एक आदमी पर जाकर रुक जाता है। वो आदमी और कोई नहीं दक्ष होता है। वो जल्दबाजी में आर्यन के घर से आ तो गया था लेकिन रास्ते में आकर अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वो अपने फ़ोन से मैकेनिक को फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि मैकेनिक को आने में थोड़ा समय लगेगा। ये देखकर वो खुद ही गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन दक्ष से गाड़ी ठीक नहीं हो रही थी। थक हार कर वो अपनी गाड़ी के सहारे खड़े होता है तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर जाकर रुक जाती है और वो उस गाड़ी के सामने अपना हाथ करता है। मोनिका दक्ष को यूं देखकर पहले तो उसे उसकी किस्मत पर हंसी आती है कि ये आदमी हमेशा मेरे सामने अपनी बेइज्जती करवाने के लिए क्यों आ जाता है, लेकिन वो कुछ सोचकर गाड़ी रोक देती है। दक्ष गाड़ी के रुक जाते ही उस गाड़ी के पास जाकर उसकी विंडो पर नॉक करता है। जब तक वो विंडो से गाड़ी में बैठी लड़की का चेहरा देखता है तब उसका मुंह बन जाता है। मिस्टर सिन्हा, लगता है आपको मेरी मदद चाहिए, मोनिका ने विंडो को नीचे करके कहा। हाँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैकेनिक को आने में समय लगेगा। दक्ष मोनिका से मदद तो नहीं लेना चाहता था लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में आकर मोनिका से मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, आकर गाड़ी में बैठ जाइए, इतना कहकर वो ड्राइविंग सीट से पीछे आकर बैठ जाती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका पीछे जाकर क्यों बैठ गई है। उसके अंदर कांटे थोड़ी ना लगे हैं जिसकी वजह से मोनिका को चुभ जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वो चुपचाप से ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाता है। देखो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए इसलिए तुम्हें अब मेरी कार ड्राइव करनी होगी क्योंकि मैं कार ड्राइव करके बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मैं तब तक पीछे आराम करना चाहती हूँ जब तक कि तुम्हारा घर नहीं आ जाता, और जैसे ही तुम्हारा घर आ जाएगा मैं तुम्हें छोड़कर हॉस्टल चली जाऊंगी। इतना कहकर वो आराम से पीछे बैठ जाती है। दक्ष मोनिका की ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका उसे हर बार अपना ड्राइवर ही क्यों बनाती है। आज से पहले बहुत सी ऐसी लड़की देखी थी जो उसे इम्प्रेस करने के लिए ना जाने क्या क्या करती थी, लेकिन मोनिका पहली ऐसी लड़की थी जिसने दक्ष को अपना ड्राइवर बना लिया था। उसे ये सब सोचकर गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप से कार ड्राइव करता है। मोनिका आराम से बैठी होती है। मोनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के सामने एक 15 साल के लड़के का मुस्कुराता चेहरा सामने आता है और चेहरे को देखकर मोनिका के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। कार ड्राइव कर रहे दक्ष अचानक से शीशे में देखा कि मोनिका कुछ सोचकर मुस्कुरा रही है। ये देखकर एक पल को तो वो उसकी मुस्कान में पूरी तरह से मोहित हो गया। किसी की मुस्कान इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। मोनिका के मुस्कुराते चेहरे को देखकर एक पल को दक्ष गाड़ी का बैलेंस संभाल नहीं पाता और वो अचानक से गाड़ी पर ब्रेक लगा देता है। अचानक ब्रेक लग जाने पर मोनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर गुस्से में दक्ष की तरफ देखकर बोली, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा गुस्सा मेरी गाड़ी पर निकाल रहे हो, मोनिका ने कहा। दक्ष मोनिका की ये बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आकर बोला, बस थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था। इतना कहकर वापस से गाड़ी को स्टार्ट करता है और कार ड्राइव करते हुए अपने मन में बोला, ये अचानक से मुझे क्या हो गया था? मैं इस बेवकूफ़ के ख्यालों में कैसे हो सकता हूँ? यही सब सोच दक्ष चुपचाप से कार ड्राइव करता है। पीछे मोनिका उसे ना जाने क्या क्या गुस्से में कह रही थी, लेकिन वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। अगली सुबह जब अनिका सोकर उठती है तो उसे लगता है जैसे कि उसे किसी ने कमर से कसकर पकड़ रखा है।
ये महसूस होते ही अनिका समझ जाती है कि उसे आर्यन ने उसके कमर से पकड़ रखा है, लेकिन इस समय अनिका को पहले की तरह गुस्सा नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उस मुस्कान के कारण अनिका के चेहरे पर एक अलग सा ही निखार आ जाता है और वो आर्यन के हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि आर्यन ने उसे टाइट से पकड़ रखा है। ये महसूस होते ही वो कोशिश करना बंद करके आर्यन के चेहरे की तरफ देखती है। अनिका के चेहरे पर इस समय एक शरारती मुस्कुराहट थी। वो उस मुस्कान के साथ पास में सोए हुए आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन अनिका के ख्यालों से अनजान चैन से सो रहा था। अनिका कुछ सोचकर मुस्कुराकर आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। हर बार मैं तुमसे यही कहती थी, लेकिन अब मैं तुमसे कहूँगी कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बचपन में जिस आर्यन के आगे पीछे तितली की तरह मंडराती थी, वो एक दिन मेरा लाइफ पार्टनर बन जाएगा। इतना कहकर अनिका आर्यन के चेहरे की तरफ देखकर उसके फेशियल फीचर्स को छूकर बोली, तुम्हारा चेहरा कितना ज़्यादा सुंदर है। तुम्हारे चेहरे पर भी एक भी दाग धब्बा नहीं है। इतना ज़्यादा सुंदर क्यों हो तुम? अगर तुम्हें किसी ने मुझसे चुरा लिया तो? बच्चों की तरह क्यूट सा फेस बनाकर कहती है। अनिका का ध्यान आर्यन की आंखों पर जाता है। अनिका आर्यन की आंखों को देखकर बोली, तुम्हारी पलकों को तो आज मैंने पहली बार नोटिस किया है कि तुम्हारी पलकें किसी लड़की की पलकों की तरह है। अनिका आर्यन के चेहरे के काफ़ी ज़्यादा करीब थी। अनिका और आर्यन का चेहरा एकदम आमने सामने था। अनिका आर्यन के चेहरे की लगातार तारीफ कर रही थी कि तभी उसका ध्यान उसके लाल होठों पर जाता है। उसके होठों पर नज़र पड़ते ही अनिका का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसका गला अचानक से सूखने लगा था। उसे प्यास लग रही थी। अनिका अपने होठों को जीभ से गीला करते हुए अपनी जगह से खड़ी होने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था अगर वो कुछ देर और आर्यन के चेहरे को देखेगी तो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाएगी। अनिका उठने की कोशिश करती है कि तभी उसे किसी के द्वारा बिस्तर पर गिरा दिया जाता है। अनिका अचानक से हुए इस हमले से अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो बिस्तर पर गिर जाती है। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसके चेहरे के सामने आर्यन का चेहरा है। ये देखकर अनिका बोली, तुम जाग रहे थे? अनिका ने क्यूट सा फेस बनाकर पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं जग रहा था और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, आर्यन ने शरारती अंदाज में कहा। यहाँ तक कि ये भी सुन लिया कि तुम मुझसे ये कह रही थी कि तुम मुझे संभाल कर रखने वाली हो, कि मुझे कोई तुमसे चुरा ना ले। ये बात सुनकर अनिका के गाल ब्लश करने लगते हैं और वो मन में बोली, मुझे लगा ये इंसान सो रहा है, लेकिन नहीं, ये इंसान तो जगा हुआ था। इसने मेरी पूरी बातें सुन ली। आर्यन अनिका को कुछ सोचता देख मुस्कुरा कर बोली, हाँ तो तुम मेरे होठों की तारीफ के बारे में क्या कर रही थी? ये सुनकर अनिका को अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, तुम जैसा कह रहे हो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, शायद तुम्हारे कान बज रहे थे। और तुम्हें क्या लगता है कि अनिका इतनी आसानी से तुम्हारी तारीफ करेगी? शक्ल देखी है तुमने? अनिका ने अपने आप को बचाते हुए कहा। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मेरे कान बज रहे थे क्या सच में? इतना कहकर वो अनिका के करीब आने लगता है। अनिका आर्यन को अपने इतने करीब आता देख कुछ सोच कर बोली, अच्छा, मतलब कि तुम मानते हो कि तुम्हारे कान बज रहे थे? आर्यन अनिका के चेहरे की तरफ देखकर रुक गया। तुमसे किसने कहा कि मेरे कान बज रहे थे? अनिका अपना प्लान कामयाब होता देख बड़ी सी मुस्कान लाकर, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही तो कहा कि मेरे कान बज रहे थे। याद करो, तुमने ये लाइन कही थी ना? आर्यन अनिका की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। मौका पाते ही अनिका तुरंत आर्यन को बिस्तर के दूसरे साइड गिराकर वहां से वॉशरूम की तरफ भागकर चली जाती है। वॉशरूम के गेट के पास पहुंचकर अनिका बोली, बेवकूफ़ बिजनेसमैन, इतने बड़े बिजनेसमैन होने का क्या फ़ायदा जब तुम अपनी बीबी की ट्रिक से भी नहीं बच पाए। इतना कहकर वो तुरंत तेजी से गेट लगा लेती है। आर्यन, जो अचानक हुए इस हमले से बिस्तर पर गिर चुका था, अनिका को थोड़ा और परेशान करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि अनिका ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया, तो वो उसे जाने देता है और अपने दोनों हाथ अपने गर्दन के नीचे रख कर एक आरामदायक पोज में बैठकर बोला, 5 4 3 2 1। इतना कहते ही अनिका के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अनिका की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराकर बोला, तुम जिस स्कूल में पढ़ रही हो मैं उसका हेडमास्टर रह चुका हूँ। ओह सॉरी, तुम जिस कॉलेज में पढ़ रही हो उस कॉलेज का मैं ऑनर हूँ। तुम्हें क्या लगा खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ देखता है।
अनिका जो आर्यन से बचकर वॉशरूम में कॉलेज जाने के लिए तैयार होने के लिए गई थी, उसने वहाँ पर छिपकली को देखा, जिसे देखकर वो चिल्लाई। अनिका वॉशरूम के अंदर सामने मौजूद छिपकली की तरफ देखकर बोली, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझे यहाँ पर नहीं बुलाया है, तू यहाँ से जा। शू शू, प्लीज़ यहाँ से चली जा। अगर तुझे किसी को डराना ही है तो बाहर में बैठा आर्यन है, उसे जाकर डरा ले। मैं तुझे अपनी तरफ से खुली छूट दे रही हूँ, चाहे तो उसके सर पर चढ़कर बैठ जा, लेकिन प्लीज़ यहाँ से चली जा। प्लीज़ मेरी बात मान ले, मासूम सी शक्ल बनाकर छिपकली से रिक्वेस्ट करती है। बाहर मौजूद आर्यन को अगर ये पता चलता कि अनिका छिपकली से उसे परेशान करने के लिए डील कर रही है तो वो पक्का अनिका को बताता, उसे और अच्छे से परेशान करता। अनिका इस समय छिपकली से ऐसे बात कर रही थी मानो छिपकली उसकी पुरानी रिश्तेदार हो, जिसे वो इतने समय बाद मिली हो और जिसे वो आर्यन से मिलवाने के लिए भेज रही है। अनिका छिपकली की तरफ देखकर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा तू इस घर में क्या कर रही है? लगता है अपने पुराने घर से बोर हो गई होगी, इसलिए यहाँ पर आ गई। लेकिन प्लीज़ अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है और मैं यहाँ पर तेरे होते हुए चैन से नहा नहीं पाऊँगी। प्लीज़ यहाँ से चली जा मेरी माँ। अनिका देखती है कि छिपकली टस से मस नहीं होती। वो परेशान होकर, देख छिपकली, मैं तुझे जान से नहीं मारना चाहती हूँ, क्योंकि किसी को जान से मारना कानूनन अपराध है और मैं एक खूनी नहीं बनना चाहती हूँ। तो तू चुपचाप यहाँ से चली जा। अगर अभी मुझे गुस्सा आ गया तो शायद मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। यहाँ पर अभी तनु दीदी भी नहीं है जो इस छिपकली को यहाँ से भगा सके। मानो छिपकली उसकी बात मान रही हो, ऐसे रिक्वेस्ट कर रही थी वो। छिपकली हल्का सा हिलती है। अनिका अपनी जगह से तुरंत उछल कर उससे दूर हो जाती है। तनुदी बचाओ। दूर होकर वो घबराते हुए बोली, तनुदी आप कहाँ हैं? इस छिपकली को भगाओ, कोई तो हो, इस छिपकली को भगाओ। और ये यहाँ पर क्या कर रही है? आर्यन बाहर अनिका की ये सारी बातें सुनकर हंस रहा था। फिर अपनी जगह से खड़े होकर वो पास में मौजूद डोर की डुप्लीकेट चाबी निकालकर उस वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि उसे पता है कि अनिका ने पक्का लॉक लगाया ही होगा। वो मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा खोलता है। अनिका छिपकली से दूर एक कोने में उसे अपनी गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी, मानो ये आंखों में कह रही हो कि मैं तुझे बाद में देख लूँगी, लेकिन अभी मुझे तुझसे डर लग रहा है। अनिका की ये हालत देख आर्यन अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और उस छिपकली को जाकर वहाँ से भगाता है। अनिका आर्यन को वहाँ पर आता देखकर, जल्दी से भगाओ छिपकली को, देखो वो मुझे कैसे देख रही है, मानो मैंने इससे पिछले जन्म में दोस्ती की हो, जो ये मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गई है। ये बातें आर्यन को हंसी दिला देती हैं। आर्यन छिपकली को भगाने के बाद अनिका की तरफ अपने कदमों को बढ़ाकर बोला, तो कैसी हो तुम? अनिका आर्यन के इस सवाल पर गुस्से में देखकर अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, ये सब तुमने किया था? अपनी हंसी को संभालते हुए आर्यन बोला, सोचा था इससे मैं तुम्हें थोड़ा सा परेशान करूंगा, क्योंकि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रही हो आजकल, आर्यन ने कहा। अनिका आर्यन की ये बात सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो गुस्से में आर्यन को देखकर बोली, तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो मैंने कब कहा कि मैं अच्छा हूँ? इतना कहकर आर्यन अनिका को अपनी बाहों में भर कर बोला, हाँ तो तुम क्या कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और आगे की लाइन याद करते हुए बोला, मेरी पलकों के बारे में भी तुम कुछ कह रही थी कि वो लड़कियों की पलकों की तरह दिखती है। याद करते हुए बोला। अनिका जैसे जैसे शब्द सुनती जा रही थी वो समझ गई थी कि अब आर्यन उसे इन बातों को बोल बोल कर परेशान करने वाला है। उसने आर्यन से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे गलती से भी अगली बार ऐसे कोई शब्द अपने मुंह से नहीं निकालने हैं जिसे सुनकर आर्यन को पंख लग जाए और वो हवा में उड़ने लगे। और वो देखती है कि आर्यन ने उसे अपनी बाहों में ले रखा है। आर्यन की बाहों में मौजूद अनिका कुछ सोचकर बोली, हाँ तो मैंने गलत ही क्या कहा? और मैंने ये भी तो कहा था कि तुम बेवकूफ़ बिजनेसमैन हो। ये लाइन तुम कैसे भूल सकते हो? तुम अपनी बीबी की ट्रिक तक नहीं समझ पाए। आर्यन अनिका की ये बात सुनकर अनिका के कंधे पर अपना सर रख कर बोला, अच्छा सच में मैं एक बेवकूफ़ बिजनेसमैन हूँ? अगर ऐसी बात है तो मैं बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक काम करते हैं, हम वापस बिस्तर पर जाते हैं और वापस से तुम अपनी बातें कंटिन्यू करो और मैं जाकर सो जाता हूँ। इस बार मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अनिका आर्यन की ये बात सुनकर बोली, मेरी शक्ल पर देखो, लिखा है ताकि जो कुछ बाकी रह गया है तुम उसको सुनकर मेरा और मजाक बनाओ।
अनिका थोड़ी नाराज़ होकर कहती है। अनिका को नाराज़ होता देख आर्यन उसको कमर से पकड़कर बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इतना कहकर वो उसे गले से लगाकर बोला, तुम तो मेरी चॉकलेट गर्ल हो, अगर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा तो किसे करूँगा। अनिका आर्यन की ये बात सुनकर बोली, अच्छा ठीक है, मुझे कॉलेज भी जाना है, तो क्या तुम वॉशरूम से बाहर जाओगे। आर्यन अनिका से अलग होकर उसे जाते हुए देखकर बोला, आज छोड़ दिया है तुम्हें, अगली बार नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना कहकर वो एक मुस्कान के साथ वहाँ से चला जाता है। अनिका आर्यन को जाते हुए देखकर बोली, फ़ायदा उठा रहे हो मेरी याददाश्त वापस आने का, इससे तो अच्छा कि मुझे कुछ याद ही नहीं आता। लेकिन अच्छा हुआ मुझे सब याद आ गया। यू आर माई चॉकलेट बॉय, जिसे मैं इतने सालों से अपने सपनों में देखती थी और जिससे मैं मिलना चाहती थी। आखिर वो मेरे आंखों के सामने है। ये खुशी कि मुझे अंदर से एक अच्छा सा सुकून देती है। यू आर माई चॉकलेट बॉय, आर्यन मल्होत्रा। इधर हॉस्पिटल के अंदर अनिका अपने सामने तनु को देखकर उसे बता रही थी कि उसे बचपन का याद आ गया है। ये बात सुनकर तनु ज़्यादा खुश तो नहीं होती, लेकिन वो अनिका को खुश होता देख मुस्कुरा देती है। तुम्हें कितना याद आया है, क्या तुम मुझे बता सकती हो, तनु ने पूछा। मुझे तब तक का याद जब हम मेरे बर्थडे वाले दिन मम्मी पापा से मिलने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। और कल जब मैं सो रही थी तब मेरी आंखों में एक जलता हुआ घर आया था। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, इसलिए आज मैं कॉलेज ना जाकर आपसे मिलने के लिए आ गई, अनिका अपने भोलेपन के साथ बोली। ये बात सुनकर तनु एक गहरी लंबी सांस लेती है और बोली, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, देखो जैसे तुम्हें इतना याद आ गया है वैसे ही समय आने पर तुम्हें आगे भी याद आ जाएगा। बस तुम अपनी दवाइयाँ सही टाइम पर लेते रहना और अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर मत डालना, तनु ने कहा। अनिका ने मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, ठीक है तनु दी, और आपको अपना वादा याद है कि नहीं, मैं जल्दी कॉलेज ख़त्म करके क्या करने वाली हूँ। तनु मुस्कुराकर बोली, पहले तुम मुझे अपने कॉलेज की डिग्री ला कर दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, उसके बाद तुम आराम से जो करना चाहती हो करो, तनु ने कहा। ठीक है, खुशी खुशी अनिका वहाँ से चली जाती है। अनिका के चले जाने के बाद तनु अपनी जगह पर खड़ी होती है और टेबल की डोर में से एक फ़ाइल निकाल कर उसमें कुछ नोट करने लगती है और वो फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। अनिका बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और कार ड्राइव करने लगती है। तनु अपनी केबिन से निकलकर सीधे वहाँ से हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद केबिन में चली जाती है। केबिन के अंदर पहुँचकर केबिन के अंदर एक 50 साल का आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। वो अपने हाथ में मौजूद किसी फाइल को पढ़ रहा था। तनु गेट को नॉक करते हुए बोली, डॉक्टर पटेल, मैं अंदर आ सकती हूँ। डॉक्टर पटेल अपना सर उठाकर बोले, हाँ बिल्कुल, अंदर आ जाओ। इतना कहकर वो अपना रिपोर्ट को साइड में रखकर तनु की तरफ देखने लगते हैं। तनु सामने कुर्सी पर जाकर बैठकर अपने हाथ में ली हुई रिपोर्ट को डॉक्टर पटेल की तरफ बढ़ाकर बोली, अनिका को अपने बचपन की याद आ चुकी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे 5 साल पुराना कुछ क्यों नहीं याद है। इतना कहकर वो उस फाइल को डॉक्टर पटेल को पकड़ा देती है। डॉक्टर पटेल उस फाइल को लेकर उसमें मौजूद डिटेल को पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर पढ़ लेने के बाद वो उस रिपोर्ट को तनु की तरफ बढ़ा देते हैं। इसका कारण ये है कि अनिका अभी अपनी वो 5 साल पुरानी मेमोरी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, डॉक्टर पटेल ने कहा। आपके कहने का मतलब क्या है, वो 5 साल पुरानी मेमोरी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तनु थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है। डॉक्टर पटेल अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, मेरे कहने का मतलब है अनिका अपनी अच्छी यादों को अपने पास रखना चाहती है और जो उसकी बुरी यादें हैं वो उन्हें अपने आप से दूर रखना चाहती है। यानी कि वो सिर्फ अच्छी यादों को एक्सेप्ट करना चाहती है। जैसे कि तुमने कहा कि उसके बचपन का याद आ गया है, यानी कि उसका बचपन खुशहाल था, जिसकी वजह से उसे उसके बचपन का याद आया। लेकिन तुम कह रही हो कि उसे उसके 5 साल पुराना क्यों याद नहीं आया? तो 5 साल पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे उसकी मेमोरी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। मैं उन यादों को मिटा देना चाहती है, जिसकी वजह से अनिका को 5 साल पुराना कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन अनिका ने अपने आप से एक्सेप्ट कर लिया और मेमोरी को, तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन अनिका ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहती अपनी यादों को। डॉक्टर पटेल ने इतना कहा और वापस से अपनी जगह पर बैठ गए।
डॉक्टर पटेल की बात सुनकर तनु बोली, आपने सही कहा, अनिका उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अनिका तो क्या, मैं भी अगर अनिका की जगह पर होती तो मैं भी कभी उन आदों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इतना कहकर तनु अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एक दिन अनिका को इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, और जिस दिन अनिका को सब कुछ याद आ गया उस दिन अनिका शायद मासूमियत खो दे। डॉक्टर पटेल ने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तनु ने वहाँ से जाते हुए कहा, और वो वहाँ से चली गई। डॉक्टर पटेल तनु को जाते हुए देखकर बोले, हम भी तो वही चाहते हैं कि अनिका अपने आप को एक्सेप्ट करे कि उसकी उस सब में कोई भी गलती नहीं थी। इतना कहकर डॉक्टर वापस से अपने काम में लग जाते हैं। तनु कमरे से बाहर आकर अपने केबिन में चली जाती है और कुछ सोचकर अपने फ़ोन से मोनिका को फ़ोन करती है। हेलो तनु दी, मोनिका ने फ़ोन पर कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तनु ने कहा। हाँ कहिए ना दी, आपको मेरी क्या मदद चाहिए, मोनिका ने फ़ोन पर कहा। तुम आज पूरे दिन अनिका के साथ रहो और उसे नोटिस करो कि उसे कितना याद आया है, तनु ने धीरे से कहा। इतना कहने के बाद वो अपने माथों को उंगलियों से दबाने लगती है। खुशी से चिल्लाते हुए मोनिका ने कहा, क्या अनिका को सब याद आ गया? तब तो उसे अच्छित के बारे में भी याद आ गया होगा। आपने कितनी अच्छी खबर सुनाई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मोनिका ने खुशी से कहा। मुझे नहीं लगता कि उसे अच्छित के बारे में कुछ याद आया होगा, क्योंकि उसने अभी तक अच्छित का जिक्र भी नहीं किया। ये बात सुनकर मोनिका थोड़ी निराश होकर बोली, ठीक है, मैं अनिका का ध्यान रखूँगी, आप परेशान मत होना। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। तनु फ़ोन कट जाने के बाद अपने काम में वापस से लग जाती है। अनिका जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी तभी उसके पास मोनिका का फ़ोन आता है। अनिका खुशी से फ़ोन उठाकर बोली, क्या हुआ मोनिका? कुछ नहीं, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, तो क्या तू मुझे आज अनाथ आश्रम में मिल सकती है, मोनिका ने कहा। ठीक है, मैं वहीं पर आ रही हूँ, तो तू भी जल्दी से आ जाओ, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है और तुझे एक गुड न्यूज़ भी सुनानी है, अनिका ने कहा। फ़ोन पर मोनिका खुशी से बोली, एक गुड न्यूज़, ये कब हुआ और ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मोनिका ने कहा। तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि तुझे एक अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ, और तू ये सब सोच भी कैसे सकती है। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। फ़ोन रख देने के बाद अनिका कार ड्राइव करते हुए बोली, ये लड़की भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच लेती है, इसके दिमाग में एकदम कचरा भरा हुआ है। यही सब बोलते हुए वो गाड़ी चलाने लगती है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।